हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा, आपका लोक प्रशासन का फैकल्टी। यहां पर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार मुगल प्रशासन किस तरह से था, किस तरह से प्रशासन कार्य करता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम परिचर्चा करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। भारत में अभी आप देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है, अर्थात स्थानीय स्वशासन होता है, पंचायती राज होता है। इस तरह से हम भारत में अभी वर्तमान में व्यवस्था देखते हैं। उस समय पर जो केंद्रीय व्यवस्था थी उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। राजा के पास कार्यों के निष्पादन हेतु सलाह और सहायता के लिए कई मंत्री होते थे। उनमें से 4 प्रमुख थे। जैसे दीवान, यह राजस्व और वित्त के प्रभारी थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख थे। मीर समन कारखानों के प्रभारी थे। और सद्र उस सद्र धर्म और न्यायिक विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। हालांकि राजा देश के लिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन वह कहीं ना कहीं कुरान के कानून के अंतर्गत ही कार्य करता था। अर्थात कहने का आशय यही है कि धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था प्रशासन पर। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे दीवान से। दीवान राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पद होता था। यह राज्य की व्यवस्था को बनाए रखता था, प्रशासन को व्यवस्थित बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता था। दीवान सुल्तान या सम्राट की सहायता करता था। दीवान आमतौर पर राजस्व विभाग को संभालता था और औपचारिक अवसरों पर जहाँ पर जरूरत पड़ती थी वहाँ पर राजा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य करता था। दीवान तन और दीवान खलसन दीवान को सहायता प्रदान करते थे। अबुल फजल कहते हैं कि दीवान राजकीय राजकोष को देखता था, देखभाल करता था और साम्राज्य की आय और निरीक्षण भी इस संबंध में करता था। पूरी राजस्व प्रणाली उसके नियंत्रण में होती थी। वह नए अधिग्रहण क्षेत्रों के राजस्व को निर्धारित करता था और कमी होने पर उन्हें आर्थिक सहायता करता था। युद्ध के समय सेना की गतिविधियों के कारण किसानों को अगर कोई क्षति होती थी तो ऐसी क्षतिपूर्ति के मामलों के निर्णय भी दीवान करता था। यद्यपि दीवान एक नागरिक असैनिक हुआ करता था, लेकिन आपातकाल के समय वह सैन्य कर्तव्यों का भी पालन किया करता था, सैन्य कार्यों को भी देखता था। इस प्रकार हम सामान्य रूप से पाते हैं कि अधिकांश महत्वपूर्ण मामले दीवान के हाथों में ही होते थे। इस तरह से दीवान एक महत्वपूर्ण पद होता था मुगल प्रशासन में। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में दीवान सभी प्रांतों और उनके अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। राज्यपाल से लेकर पटवारी तक सभी अधिकारियों की गतिविधियां लगातार इसकी निगरानी में थी। प्रांतीय गवर्नर अपने प्रांत और इसके अलावा अन्य संबंधित गतिविधियों के संबंध में दीवान को एक तरह से रिपोर्टिंग करते थे। एक तरह से प्रांतीय गवर्नर उसके अंतर्गत आते थे। वह सड़कों, पार्कों, भवनों और इस तरह के अन्य निर्माण के लिए आवश्यक धन भी उपलब्ध कराता था। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में धन के हस्तांतरण के लिए भी वह आवश्यक व्यवस्था करता था। इस प्रकार सामान्य रूप से हम देखते हैं कि दीवान के पास व्यापक शक्तियाँ हुआ करती थी और सम्राट द्वारा भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी सलाह ली जाती थी। दीवान को एक बेहतर और अच्छा पारिश्रमिक भी दिया जाता था। अभी तक हम देख चुके हैं दीवान के पद को, उसके कर्तव्यों को, उसके दायित्वों को। अब हम एक और महत्वपूर्ण पद को देखेंगे मुगल प्रशासन के अंतर्गत, और यह महत्वपूर्ण पद है मीर बख्शी। मीर बख्शी के पद पर एक मंत्री हुआ करता था और यह पूरी सेना का सेनापति होता था। यह सैन्य मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता था। मनसबदार से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी मीर बख्शी ही रखता था। सेना में भर्ती, अच्छी तरह से सैनिकों का रखरखाव, सैन्य युद्ध परीक्षण, घोड़ों का निरीक्षण, सैनिकों के हाजिरी रजिस्टर का रखरखाव और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रखना, युद्ध के लिए उन्हें तैयार करना, इसके मुख्य कार्य हुआ करते थे। उसे युद्ध की रणनीति भी
तैयार करनी होती थी। इस प्रकार हमने देखा मीर बख्शी के पद को। अब हम देख लेते हैं मीर समन। मीर समन महत्वपूर्ण पद होता था और यह भी एक मंत्री होता था। यह शाही भवनों, सड़कों, पार्कों, कारखानों आदि के रखरखाव के काम देखता था। सैन्य और घरेलू आपूर्ति के लिए भंडार के प्रावधान का उत्तरदायित्व भी इसी का होता था। राज्य की ओर से सभी सामान की खरीद और व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी यही उत्तरदायी था। निर्यात का उत्तरदायित्व भी इसी पर था। कई अभियानों के दौरान वह सम्राट के साथ जाया करता था और उसके ठहरने की व्यवस्था भी करता था। इस तरह के कई कार्य थे। मीर समन को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सहायता दी जाती थी। यह दीवान ए ब्यूलत के नाम से जाना जाता था। यह वित्तीय पहलुओं को देखता था और वित्त विभाग के साथ साथ इसका सीधा संपर्क हुआ करता था। इस प्रकार हमने इस पद को देखा। अब हम देख लेते हैं सदर को। सदर मुख्य न्यायाधीश था और धर्म संबंधित मामलों के यह प्रभारी हुआ करते थे। सदर दो विभागों को देखता था, एक न्याय और दूसरा धर्म। काजी के रूप में वह न्यायिक कार्यों को देखता था। हम सामान्य रूप से यह पाते हैं कि काजी मुस्लिम कानून के अनुसार न्यायिक मामलों को निपटाया करता था। इस कारण उसके पद को अत्यधिक गरिमा प्राप्त होती थी। उसे राजा की ओर से न्याय की शक्ति प्रयोग करने का एक अधिकार होता था। वह निचले न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी सुनता था। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, एक बात ध्यान देने योग्य है कि मुगल काल के दौरान न्याय विभाग काफ़ी भ्रष्ट था और हम देखते हैं कि कुछ अपवादों के साथ मुगल काल के सभी काजी रिश्वत लेने के लिए काफ़ी कुख्यात हो चुके थे। अब हम एक और पद देखेंगे, मोहतासिब। मोहतासिब का पद दो तरह के कर्तव्यों को निभाता था। एक ओर धर्मनिरपेक्ष चरित्र और दूसरी ओर धार्मिक। अपने धार्मिक कर्तव्यों के संबंध में वह यह सुनिश्चित करता था कि इस्लाम के सिद्धांत सुरक्षित हैं और धर्म के सिद्धांत को निष्ठापूर्वक निभाया जा रहा है या नहीं। नैतिक सिद्धांतों को वह स्वयं भी जानता था और जनता के बीच भी ले जाया करता था। इस संबंध में कुछ विद्वानों को ऐसा मानना था कि मोहतासिब शराब और नशीले पदार्थों के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त जुआ खेलने पर भी एक तरह से प्रतिबंध था या निषेध था। धार्मिक कानून के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक था और जो लोग ऐसा नहीं करते थे उन्हें दंडित किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाजारों के उचित नियमन का उत्तरदायित्व भी मोहतासिब में अंतर्निहित था। इस भूमिका को निभाने के लिए वह उपयोग किए गए वजन और माप का निरीक्षण करता था और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि चीज़ें उचित कीमत पर सामान्य रूप से उपलब्ध रहें। वह शहर में स्वच्छता के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी था। इसके अलावा और भी कुछ अधिकारी होते थे। खबर लिखने वाला एक दरोगा एक डाक चौकी होता था। खबर लिखने वाले को राजा मीर बख्शी की सलाह पर नियुक्त करता था। यही नहीं, वह आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। संवाददाता को राज्य में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में राजा को सूचित करना होता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि उनके द्वारा दी गई सूचना प्रामाणिकता पर सही उतरे और साथ साथ विश्वसनीय भी हो। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता था। अन्यथा कई बार ऐसा भी होता था कि अविश्वसनीय समाचारों के लिए दंडित भी किया जाता था। आमतौर पर संवाददाता से यह आशा की जाती थी कि वह साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट राजा को प्रस्तुत करे। डाक विभाग एक दरोगा चौकी के अधीन था। वह सुनिश्चित करता था कि राज्य के विभिन्न भागों से और कई क्षेत्रों से समाचार बिना किसी भी देरी के राजा तक पहुंचाए जाएं। इस उद्देश्य से घोड़ों को तैयार रखा जाता था। दरोगा चौकी की सहायता के लिए एक अधीनस्थ दरोगा भी हुआ करता था। इस तरह से हमने केंद्रीय प्रशासन और कई अधिकारियों को देखा है।
अब हम देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासन को। पूरे राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। हालांकि प्रांतों की संख्या अलग अलग मुगल शासकों के काल में अलग अलग हुआ करती थी। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो अकबर के अधीन 15 प्रांत थे, जबकि जहांगीर के अधीन अगर देखें तो 17 और औरंगजेब के अधीन जो प्रांत थे वह 21 थे। साथ ही कुछ ऐसे अधिकारी थे जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी थे। अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला है सूबेदार। प्रत्येक प्रांत एक सूबेदार के अधीन था, जिसे राज्यपाल के रूप में भी जाना जाता था। अकबर के समय में सूबेदार को सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता था। सूबेदार का अस्तित्व उसके प्रांत में राजा के ही समान था और कानून और व्यवस्था के रखरखाव, स्थानीय सेना पर नियंत्रण, राज्य को देय जो वसूली होती थी उसके संबंध में और न्याय के प्रावधान का उत्तरदायित्व इसी के हाथों में होता था। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि शाही परिवार के सदस्यों या विश्वासपात्र कुलीन को ही राजा द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता था। हालांकि इस पद पर नियुक्ति में राजा द्वारा प्रतिभा और कुशलता के नियमों का भी पालन किया जाता था। सूबेदार केवल अपनी योग्यता के आधार पर ही केवल पद धारण करता था और उसके सभी अधिकार राजा से प्राप्त होते थे। वह राज्य के या राजा के इच्छानुसार अपने पद पर बने रहता था। अब हम चर्चा करेंगे दीवान की। अब हम प्रांतीय स्तर पर देख लेते हैं दीवान को। प्रांतीय स्तर पर दीवान की क्या भूमिका होती थी। दीवान को सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था और वह प्रांतों के प्रशासन को चलाने में सूबेदार की सहायता करता था। प्रारंभिक मुगल काल के समय दीवान को सूबेदार के समानांतर ही माना जाता था। हालांकि दीवान को अपने समकक्षों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। दीवान प्रांतीय प्रशासन के आय व्यय तथा राजस्व संग्रह को देखा करता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम प्रांतीय स्तर पर दीवान को देख रहे हैं, हमने केंद्रीय स्तर पर दीवान के पद को देखा था, वह अलग था। अब हम प्रांतीय स्तर पर देख लेते हैं सदर को। सदर को राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था और सदर के काम में दीवान या सूबेदार किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह सामान्य रूप से एक विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति होता था। वह भूमि और दान वितरित करता था। काजी और मीर आदिल इसके अधीन काम करते थे। अब हम देखेंगे आमिल के पद को। आमिल एक राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी हुआ करता था। हालांकि यह कुछ अन्य कर्तव्यों का भी पालन करता था। जैसे अगर देखें, यह कृषि भूमि की देखभाल करता था और किसानों की जो बंजर भूमि होती थी वह खेती योग्य भूमि बदलने में वह सहायता करता था। यह प्रांत के भीतर शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता करता था। आमिल राजस्व संग्राहक के रूप में भी या राजस्व संग्राहक के काम की निगरानी के अतिरिक्त और भी कई कार्य देखा करता था। अब हम देख लेते हैं प्रांतीय स्तर पर बख्शी के पद को। बख्शी का पद आमिल के समान ही था। वह कानून गो के काम की निगरानी करता था और राजतंत्र द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न अनुबंधों का रिकॉर्ड भी रखता था। वह खेती योग्य और बंजर भूमि और इन भूमि से होने वाले आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखता था। उसका कार्य राजा को वार्षिक आय और व्यय का एक तरह से विवरण प्रस्तुत करना था। अब अगर देखें एक और पद को, पोर्टदार, तो पोर्टदार का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व संग्रह करके इसे राजकोष में जमा करवाना होता था या जमा किए गए राजस्व की आवश्यक रसीद जारी करता था और उसका पूरा लेखा जोखा रखने के लिए एक तरह से अधिकृत था या प्राधिकृत था। हालांकि अगर देखें तो दीवान की सहमति के बिना पोर्टदार कोई खर्चा नहीं कर सकता था। दीवान की स्वीकृति से ही उसके द्वारा सारा पैसा या धन जारी किया जा सकता था। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, एक बात ध्यान देने योग्य है कि मुगल काल के दौरान न्याय विभाग काफ़ी भ्रष्ट था और हम देखते हैं कि कुछ अपवादों के साथ मुगल काल के सभी काजी रिश्वत लेने के लिए काफ़ी कुख्यात हो चुके थे। अब हम एक और पद देखेंगे, मोहतासिब। मोहतासिब का पद दो तरह के कर्तव्यों को निभाता था। एक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र और दूसरी ओर धार्मिक।
अपने धार्मिक कर्तव्यों के संबंध में वह यह सुनिश्चित करता था कि इस्लाम के सिद्धांत सुरक्षित हैं और धर्म के सिद्धांत को निष्ठापूर्वक निभाया जा रहा है या नहीं। नैतिक सिद्धांतों को वह स्वयं भी जानता था और जनता के बीच भी ले जाया करता था। इस संबंध में कुछ विद्वानों को ऐसा मानना था कि मोहताशिब शराब और नशीले पदार्थों के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त जुआ खेलने पर भी एक तरह से प्रतिबंध था या निषेध था। धार्मिक कानून के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक था और जो लोग ऐसा नहीं करते थे उन्हें दंडित किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाजारों के उचित नियमन का उत्तरदायित्व भी मोहतासिब में अंतर्निहित था। इस भूमिका को निभाने के लिए वह उपयोग किए गए वजन और माप का निरीक्षण करता था और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि चीज़ें उचित कीमत पर सामान्य रूप से उपलब्ध रहें। वह शहर में स्वच्छता के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी था। इसके अलावा और भी कुछ अधिकारी होते थे। खबर लिखने वाला एक दरोगा एक डाक चौकी होता था। खबर लिखने वाले को राजा मीर बख्शी की सलाह पर नियुक्त करता था। यही नहीं, वह आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। संवाददाता को राज्य में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में राजा को सूचित करना होता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि उनके द्वारा दी गई सूचना प्रामाणिकता पर सही उतरे और साथ साथ विश्वसनीय भी हो। चलिए अब हम बात करेंगे फौजदार की। फौजदार प्रांतीय सेना का प्रभारी होता था। वह सूबेदार को प्रांतीय क्षेत्रों में सहायता प्रदान किया करता था। यह प्रांत के अंदर कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता था और जहाँ पर संभावित विद्रोह हुआ करते थे उनके विरुद्ध कदम उठाया करता था। कभी कभी यह सेना के प्रदर्शन की व्यवस्था भी करता था। उसे डकैतों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी भी दी गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कोतवाल की। कोतवाल मुख्य रूप से एक पुलिस अधिकारी हुआ करता था। वह कुछ न्यायिक कार्य भी हालांकि करता था। इसका उत्तरदायित्व प्रांतों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। अब देख लेते हैं वक़ ए नवीस। वक़ ए नवीस का कार्य राजा को प्रांतों से संबंधित सूचनाओं से अवगत कराना था। वास्तव में राजा प्रांतीय प्रशासन पर केवल वक़ ए नवीस द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर नियंत्रण करता था। इस प्रकार हमने यह विवरण देखा है। इस विवरण के आधार पर हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मुगल प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन काफ़ी दक्ष था, काफ़ी कुशल था। सम्राट प्रांतों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने में सक्षम था। वह काफ़ी घटनाओं के बारे में स्वयं भी जानता था और नियंत्रण भी रखता था। हालांकि काम और समय के कारण राजा आवश्यकता अनुसार प्रांतीय प्रशासन के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाता था। इसके कारण प्रांतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया। अब हम देख लेते हैं जिला और स्थानीय प्रशासन को। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इसे सरकार के रूप में भी जाना जाता था। हम देखते हैं कि कर्मचारी जिला स्तर पर कई कार्यों को देखते थे। हम बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की। सबसे पहले बात करेंगे फौजदार की। जिला प्रशासन में फौजदार हुआ करता था। जिले का प्रशासनिक प्रमुख फौजदार होता था। फौजदार जिला स्तर पर वही काम करता था जो काम प्रांतीय स्तर पर सूबेदार करता था। इस रूप में जिले स्तर पर उसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। चलिए अब बात कर लेते हैं जिला स्तर पर ही कोतवाल की। जिला स्तर पर एक और अधिकारी होता था। इसे कोतवाल के नाम से जाना जाता था। उसका उत्तरदायित्व तो न्यायिक प्रमुख होने के साथ साथ कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी था। वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता था और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करता था जो खाद्यान्न की जमाखोरी या फिर गलत वजन का उपयोग करते थे। वह ऐसे लोगों पर भी निगाह रखता था जो राजा से मिलने जाते थे। वह यह भी सुनिश्चित करता था
कि मुसलमानों द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को नमाज अदा की जाए। मुग़ल सम्राट औरंगजेब गैर मुसलमानों से जजिया और ज़कात कर एकत्रित किया करता था। इस तरह की कई चीज़ें आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। जिलों को परगना और गांवों में विभाजित किया गया था। कुछ कर्मचारी परगना स्तर पर और ग्राम स्तर पर कई कार्यों की देखरेख करते थे, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मुकद्दम की। स्थानीय प्रशासन स्तर पर जिलों को परगना में विभाजित किया गया था। ये राजस्व संग्रहण की इकाइयाँ भी थे और हर इकाई मुकद्दम के नियंत्रण में आती थी। मुकद्दम राजस्व एकत्रित किया करता था और उसे राजकोष में जमा करता था। किसानों को सामान्य रूप से यह अनुमति थी कि वे सीधे राजकोष में राजस्व जमा कर सकते थे। परगना स्तर पर अन्य राजस्व अधिकारी आमिल और कानूनगो थे। यह भू राजस्व एकत्रित किया करते थे। काजी भी होते थे जो स्थानीय विवादों को सुलझाया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय स्तर पर सरपंच की। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव थी। सरकारी हस्तक्षेप के बिना प्रजा के शासन के कारण इन्हें स्वायत्तता का अधिकार मिला हुआ था। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती थी। पंचायत का नेतृत्व एक सरपंच करता था। यह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। सरपंच गांव और जिला प्रशासन के बीच एक कड़ी का कार्य करता था। यह किसानों से राजस्व एकत्र करता था और इसे राजकोष में जमा करता था। राजस्व जमा करने में भी किसी देरी के मामले में जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता था। सरपंच को उसकी आय के रूप में राजस्व की कुल वसूली का 2.5% मिलता था। उसे एक पटवारी और ग्राम लेखाकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पटवारी खेतों से राजस्व एकत्रित किया करता था और लेखाकार उस राजस्व का हिसाब रखता था। इसके अलावा अन्य कार्य देखें, जैसे सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास इत्यादि जैसे जो कार्यक्रम होते थे, उनकी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पंचायत उत्तरदायी हुआ करती थी। धार्मिक कर्तव्य उसकी देखरेख में संपन्न होते थे और गांव के लोगों के नैतिक उत्थान के लिए भी वह उत्तरदायी था। हम देखते हैं कि कई त्योहारों के उत्सव के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी पंचायत का होता था। पंचायत कुछ न्यायिक शक्तियों का भी निर्वहन करती थी और मामूली विवादों का फैसला भी करती थी। इस तरह से हमने स्थानीय स्तर पर कुछ चीज़ें देखी।